आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं कर्नाटक चुनाव की, जहां मुस्लिम वोटर जो है किंग मेकर साबित हो रहा है। जी हां, सबकी नजरें जो हैं अब मुस्लिम वोटर पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी जिसने मुसलमानों के खिलाफ एक तरीके से प्रस्ताव पास किया, जो 4% का पसमानदगी के पेश नजर उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा था। पसमानदगी समझिए, मुसलमान की बुनियाद पर नहीं, उन्हें मजहब की बुनियाद पर नहीं, कि जो भाजपा कह रही है, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि जो मजहब की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा रहा था, वो हमने खत्म कर दिया है। लेकिन कांग्रेस का दावा यह है कि ये जो रिजर्वेशन था 4% का, ये मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया गया था, धर्म की बुनियाद पर नहीं दिया गया था, बल्कि जब सर्वे हुआ और मुसलमान को पसमानदा पाया गया, तो ये जो दिया गया था पसमानदा की बुनियाद पर दिया गया था। कि जैसे आज सेंट्रल गवर्नमेंट 10% पसमानदा जो शहरी हैं, नागरिक हैं, उनको रिजर्वेशन देने का बात कही है, रिजर्वेशन देने का ऐलान किया है, शायद शुरू भी हो गया। तो इसी किस्म का वो 4% रिजर्वेशन था। देखिए कांग्रेस के कौमी तर्जुमान मीम अफजल ने क्या कहा इस मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर के, उसके बाद हम बात करेंगे। एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ उनके एक वजीर होम मिनिस्टर नंबर 2 कहते हैं कि हमने मुसलमानों का रिजर्वेशन कर दिया, हम आगे भी मुसलमानों को। अरे मुसलमानों को रिजर्वेशन कब दिया गया? ये मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया ही नहीं गया था। ये तो मुसलमानों को बाकायदा बहैसियत एक एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की बुनियाद पर बैकवर्ड करार देकर के 4% का रिजर्वेशन वहां दिया गया था। बिल्कुल। मजहब के, ये बार बार बोलते हैं मजहब के नाम पर तो दिया ही नहीं जा सकता, तो मजहब के नाम पर कब दिया गया मुझे बताइए? बैकवर्ड के नाम पे दिया, बंगाल में दिया गया, इससे पहले कई जगहों पर दिया गया। वहां झूठ बोल रहे हैं एक तरीके से, 100% झूठ बोलते हैं, और कोई जरिया नहीं है कि इनके झूठ को आप सही करें। इसलिए जो गोदी मीडिया है वो आपका सच दिखाना नहीं चाहता है, उन्होंने तो कसम खा रखी है। तो यह बात तो क्लियर हो गई कि जो रिजर्वेशन था वो धर्म की बुनियाद पर नहीं था, लेकिन उसे धर्म की बुनियाद पर कहा गया। क्यों कहा गया, इसका जवाब कौन देगा और कौन सवाल करेगा, लेकिन यह गलत था, जैसा कि कांग्रेस तर्जुमान ने कहा। मीम अफजल एक तजुर्बेकार सहाफी भी हैं और वो पूर्व मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, तो इसलिए वो जो कह रहे हैं वो गौर करने वाली बात है। सवाल यह है कि ऐसा किया क्यों गया। मैं क्यों कह रहा हूं मुसलमान अब भी कर्नाटक में किंग मेकर है। अगर बीजेपी ने रिजर्वेशन खत्म भी किया तो इसका मतलब तो यही है ना कि वो मुसलमानों के कंधे पर ही रखकर बंदूक चला रही है। वो मुसलमानों के रिजर्वेशन को खत्म किया ताकि जो गैर मुस्लिम है वो उनकी तरफ टर्न अप हो, पोलराइजेशन हो, इसीलिए तो किया। अब देखिए एक अभी सर्वे आया जिसको मैंने दिखाया, ओपिनियन पोल जिसको कहते हैं, कई आ चुके हैं, लेकिन जो एनडीटीवी का है उस ओपिनियन पोल में कांग्रेस को बढ़त दिखाई है और कहा है प्रचंड तौर पर कांग्रेस जीत रही है वहां पे कर्नाटक में। उसने कहा कि 224 सीटों में से कांग्रेस को 129 से लेकर 135 सीटें मिल रही हैं, जबकि कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 113 सीटों की जरूरत होती है। इसका मतलब यह है कि प्रचंड जीत यानी भारी अक्सरियत कांग्रेस को मिल रही है। भाजपा सिमट गई है। भाजपा के बारे में कहा गया है कि वो सिर्फ 65 से 69 सीटें ही भाजपा को मिलेंगी। और इसके साथ ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस ओपिनियन पोल में जो कि एनडीटीवी और लोकनीत ने किया है, लोक पोल के हवाले से, कि कर्नाटक के लोग भाजपा को बड़ा भ्रष्टाचारी मान रहे हैं, ज्यादा भ्रष्टाचारी मान रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह तो मोदी जी की नाक की बात हो गई। यह तो मोदी जी पर एक बड़ा इल्जाम लगा दिया गया है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन यहां कहा गया 9 साल सरकार में होने के बावजूद कि भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा सबसे आगे है, सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। ये कर्नाटक के लोगों का कहना है और ये हम नहीं कह रहे हैं,
बल्कि जो ओपिनियन पोल है उसमें यह चीज सामने आई है। खैर, कहने का मतलब यह है कि कर्नाटक पे सबकी नजरें टिकी। अब जब ये इतना बड़ा ओपिनियन पोल आया और उसमें एक चीज और कही गई, उसमें कहा गया कि जितनी भारी अक्सरियत में ये कांग्रेस जीतने जा रही है उसमें जेडीएस खत्म हो जाएगी। जेडीएस जो किंग मेकर बनने की कोशिश कर रही थी, वहां जेडीएस नहीं बल्कि मुसलमान किंग मेकर बन रहा है। वो कांग्रेस की तरफ जाएगा और कांग्रेस की तरफ जब वो टूट कर जाएगा तो जाहिर है कि कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। ऐसे में अब जेडीएस क्या करे? तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जेडीएस के लीडर हैं, जनता दल सेकुलर के जो लीडर हैं कुमार स्वामी, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस है ये मुस्लिम वोट बैंक का हमेशा इस्तेमाल करती है, मुसलमानों को मुस्लिम वोट बैंक समझती है। ये अब इन्होंने कहकर कांग्रेस पर हमला किया। अब देखिए आपकी पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अभी तक जो जेडीएस भाजपा पर हमला कर रही थी, अब जब उसने देखा कि मामला जो है बिल्कुल अलग थलग हो गया, लड़ाई जो है वो कांग्रेस और भाजपा में हो गई है, तिकोड़ी लड़ाई नहीं बन सकी है। तो ऐसे में अब जेडीएस यानी कुमार स्वामी जो हैं वो कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं ताकि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कुछ हद तक जेडीएस में आए, क्योंकि अगर जेडीएस में नहीं आएगा तो जाहिर है कि जेडीएस का सिफर हो जाएगा मामला। जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती की तरफ मुस्लिम वोट नहीं गया तो मायावती की सिर्फ एक सीट बची। हालांकि मायावती को कितना एहसास है मैं नहीं बता सकता, हालांकि एहसास हो गया। यही वजह है कि अभी आपने देखा होगा जो निकाय चुनाव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें मायावती ने ब्राह्मण और ठाकुर सबको हटा दिया, साफ कर दिया, मुसलमानों को जोड़ा है। 17 मेयर की उम्मीदवार बनाए, उनमें से 11 मुसलमान चेहरे रखे। लेकिन सवाल बहरहाल बाकी है कि क्या महज आप उम्मीदवार बना देंगी और आपको मुसलमान वोट दे देगा, आप मुस्लिम मसाइल पर कुछ नहीं बोलेंगी? मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक, वहां पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है, लेकिन मामला बिल्कुल अजीब और गरीब है। वहां पे दरअसल हिंदुत्व बनाम हिजाब कह लीजिए, हिंदुत्व बनाम वहां टीपू सुल्तान कह लीजिए, हिंदुत्व बनाम वहां मुस्लिम रिजर्वेशन कह लीजिए, हिंदुत्व बनाम वहां यक्सा सिविल कोड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वहां चुनाव हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं मुसलमानों के हवाले से, या हिंदुत्व बनाम और कोई नाम दे दीजिए, हिंदुत्व बनाम विकास नाम दे दीजिए, हिंदुत्व बनाम बेरोजगारी नाम दे दीजिए, हिंदुत्व बनाम वहां पे आप महंगाई नाम दे दीजिए, हिंदुत्व बनाम सेकुलर नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन लड़ाई कुछ इस किस्म की। और इस लड़ाई में कांग्रेस के साथ मुसलमान है। और आपको बताऊं, मैं फिर कांग्रेस के एक तर्जुमान मीम अफजल का वह हिस्सा दिखाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने यह कहा है कि पूरे देश का मुसलमान कांग्रेस के साथ है। यह बात अलग है कि जहां बिल्कुल कांग्रेस नहीं है वहां मुतबादिल तलाश कर लेता है। देखिए मीम अफजल साहब ने इस बारे में क्या कहा। अभी कांग्रेस के एक बड़े लीडर मुझसे शिकायत कर रहे थे कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ वो कांग्रेस के भी साथ नहीं है। उनका कहना है जहां उनके पास अल्टरनेट होता है वहां वो उनके साथ चले जाते हैं। इसमें पूरी सदाकत नहीं है। मैंने भी उनसे बात की, उनको बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन स्टेट्स के अंदर कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जैसे उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर ज़रूर मुसलमान अल्टरनेट देखता है। लेकिन जहाँ पर वो देखता है कांग्रेस मजबूत है, इसको दो तरह से कहा जाता है कि जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान डायरेक्ट मुकाबला है वहाँ वो कांग्रेस के साथ जाता है। ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी पार्टियाँ होती हैं छोटी मोटी, उनके साथ नहीं जाता। बिल्कुल, मैं इसको इस तरह से कहता हूँ, जहाँ पर कांग्रेस मजबूत है और दिखाई देता है वहाँ वो अपना वोट ज़ाय ना करके कांग्रेस को देता है। जहाँ पर वो देख रहा है कि कांग्रेस को की पोजीशन जहाँ बहुत कमज़ोर है
वहां पर वो उनको वोट ना दे करके अल्टरनेट ऐसी पार्टी को देता है जिसकी उम्मीद होती है कि भाई ये बीजेपी को हरा रहा है। जैसे पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को उन्होंने वोट डाल दिया और हमको सिर्फ 2% वोट मिला, जबकि हमारा वोट उससे बहुत कहीं ज़्यादा 6-7-8% था पिछले चुनाव में। तो ये सोचना कि मुसलमान कांग्रेस के साथ मजबूरी में है, मजबूरी नहीं है, वो मजबूत करने का काम वहीं करता है जहां उसको लगता है कि मजबूत करने से बीजेपी को हरा पाएंगे। तो कहीं कहीं उससे गलती भी होती है, गलती कुछ सीटों पर होती है, चॉइस की गलती होती है। अभी मैं कर्नाटक के अंदर ही एक असेंबली के बारे में आज पढ़ रहा था, कोई लेडी वहाँ से मुस्लिम लड़ रही है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी से मेन उसकी लड़ाई है, वहाँ 8 कैंडिडेट और लड़ रहे हैं मुस्लिम। अब वहाँ पर गलती करेंगे आप तो सीट आप हार भी सकते हैं, और अगर गलती नहीं करेंगे तो आप जीतेंगे। वहाँ 60% मुसलमान है, 60%। ऐसे ही तो होता है, ऐसी जगहों तो पर और हार। तो ये 8-8 लोग जो खड़े होते हैं, ये किसके इशारे पे खड़े होते हैं, क्यों होते हैं? ये सब इसीलिए किया था, भारतीय जनता पार्टी बाकायदा ऐसे लोगों को फाइनेंस करते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि कर्नाटक का चुनाव अब कुमारस्वामी कुछ भी कहें, जेडीएस कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई यह है कि अब कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है और कांग्रेस जीत के बहुत करीब है। 13 मई को सब कुछ साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।